जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 10th का दोस्तों, जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं साइंस का अनसॉल्व्ड। साइंस के अनसॉल्व्ड में दोस्तों हम लोग सेट चौथे का एनएम कर रहे हैं, जिसमें आज के इस सेट में दोस्तों हम लोग बायोलॉजी का कंप्लीटली अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों पार्ट 1 में फिजिक्स, पार्ट 2 में केमिस्ट्री, पार्ट 3 में बायोलॉजी हम लोग करते ही है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बायोलॉजी को कंप्लीटली आंसर करेंगे, ठीक है। इससे पहले दोस्तों आपको यही कहेंगे कि आप वीडियो को आपको बिना पॉज करके ही देखना है, क्योंकि बिना स्किप करके देखना है, बिना पॉज में, बिना स्किप कर, क्योंकि बिना स्किप करके इसलिए देखना है। स्किप करने से क्या होता है कि वीडियो कट जाती है। वीडियो कट जाने के कारण आपको पूरा कंप्लीट समझ में नहीं आता है, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना, बिना स्किप के वीडियो को देखना है, ठीक है। दोस्तों आपको एक चीज बता दें, कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना रोल नंबर जरूर डाल देना, कि जिससे कि मैं भी थोड़ा सा मोटिवेशनल हो जाऊंगा। मोटिवेशन इसलिए हो जाऊंगा क्योंकि आपके रोल नंबर से मुझे भी कंफर्म हो जाएगा कि आपको कितना रैंक मिला है, कितना परसेंटेज मिला है, तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इसलिए कमेंट सेक्शन में जरूर अपना रोल नंबर डाल देना, ठीक। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन आपके पास ये दिया गया है, प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाता है। तो ऊर्जा कहां पर तैयार किए जाते हैं? आपको बता दें, ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में तैयार किए जाते हैं। कहां तैयार किए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। जिसे कोशिका का मतलब ऊर्जा ग्रह, मतलब ऊर्जा का यानी कोशिका का घर भी कह सकते हैं, और कोशिका का विद्युत घर भी कह सकते हैं, पावर हाउस भी कह सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहाँ क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकाएं, जब कोशिकाएं बनेगी तभी तो ऊर्जा प्राप्त होती है। मानव वृक्क का कार्य होता है। मानव वृक्क हमारे शरीर में वृक्क क्या करता है? उत्सर्जन का कार्य करता है। किसको उत्सर्जन करता है? हमारे शरीर से जो पानी हम लोग पीते हैं, उसी पानी को मूत्र मार्ग द्वारा विसर्जन कर देता है। कौन? वृक्क। वृक्क क्या करता है? किडनी, जिसको हम लोग अंग्रेजी के नाम से जानते हैं किडनी। तो किडनी क्या करता है? शरीर से मूत्र को मूत्राशय द्वारा बाहर निकाल देता है, मूत्र मार्ग द्वारा, ठीक है। तो शरीर से किसी भी चीज का बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। इसके बाद जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। जीवों के अवशेष से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे जीवाश्म कहते हैं। जैसे आपको बता दें कि कोयला, पेट्रोल, ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही गया देख रहे हैं? जल विद्युत नहीं है, पवन भी नहीं है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद नौका घा केवल प्रोटीन के बने होते हैं। दोस्तों इसमें को ऑप्शन दिया गया क्लोरोप्लास्ट, जो पत्तियों में हरे रंग नहीं होता है, लाइसोसोम, प्रायोन्स और जीन्स। इसमें दोस्तों आपको बता दें कि जो आपका प्रायोन्स है, प्रायोन्स जो पदार्थ है ना, ये केवल प्रोटीन का ही बना होता है। इसके बाद 10वां का में दोस्तों एक आ गया है, पुरुष में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र का विवरण दीजिए। दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आपको हेडिंग डाल के ही लिखना है, ठीक, ध्यान रखना। तो आप लोग लिखोगे उत्तर 10 और का और हेडिंग डाल लेना है। हालांकि आंसर तो हम बता दे रहे हैं आपको, पुरुष में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र का विवरण दीजिए। तो पुरुष में देखिए जो गुणसूत्र होते हैं ये लिंग का निर्धारण करते हैं। गुणसूत्र किसका निर्धारण करता है? लिंग का निर्धारण। लिंग का मतलब कि ये मेल है कि फीमेल है, मतलब पुरुष है कि स्त्री है, मतलब लड़का है कि लड़की है, पुत्र है या पुत्री है, इसकी पहचान कौन करवाता है? गुणसूत्र। मनुष्य के शरीर में 2 प्रकार से गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक्स और वाई, ठीक। स्त्री में गुणसूत्र होते हैं एक्स एक्स, पुरुष में गुणसूत्र होते हैं एक्स और वाई। तो इसमें पुरुष के बारे में पूछा गया है, तो पुरुष में गुणसूत्र होते हैं एक्स और वाई। कौन सा गुणसूत्र होते हैं? एक्स और वाई। पुरुष ही लिंग, जो पुरुष के जो गुणसूत्र होते हैं यही लिंग का निर्धारण करते हैं। हमारे भारत की एक प्रथा है, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी परिवार में केवल लड़का ही चाहिए, लड़की उनको नहीं चाहिए, जबकि ऐसा कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। लड़की भी हमें चाहिए, लड़का भी हमें चाहिए, ठीक, ऐसा होना चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि कभी कभी अधिकतर गांवों में क्या होता है कि जैसे किसी स्त्री की लड़की हो गई है, और लड़की होने से वो लोग स्त्री को दोषी ठहराते हैं कि इस स्त्री ने लड़की को जन्म दी है। लेकिन ये तो बात सही है कि उसने जन्म दी है, लेकिन इसमें पूरा का पूरा खेल होता है पुरुष का। पुरुष ने अपने अंदर से कौन सा गुणसूत्र को ट्रांसफर किया। हालांकि पुरुष का भी दोष नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे रासायनिक अभिक्रिया है, पता नहीं कौन से गुणसूत्र ट्रांसफर हो रहा है, हमें क्या पता, ठीक। जो हम लोग गुणसूत्र यानी कहने का अर्थ है पुरुष ने कौन सा गुणसूत्र दिया? एक्स गुणसूत्र दिया, और स्त्री के पास केवल एक्स गुणसूत्र है, तो एक्स मिलेगा तो पुत्री उत्पन्न होगी,
ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन कहा गया है पुरुष के लिंग गुणसूत्र के बारे में बताना है। पुरुष के पास एक्स बॉय गुणसूत्र होता है। पुरुष अगर एक्स गुणसूत्र देगा तो स्त्री एक्स गुणसूत्र लेकर लड़की उत्पन्न करेगी। अगर पुरुष वाई गुणसूत्र देगा तो स्त्री अपना एक्स गुणसूत्र के साथ इसका संलयन करने के बाद लड़का उत्पन्न करेगी। ये तो सिस्टम सदी से चल के आ रहा, ठीक है। अब ध्यान देना, यही लिखना था। दूसरा इसका खा, मेंडल द्वारा प्रतिपादित प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। आपको हेडिंग डाल लेना है ऐसे, जैसे 10 का खा है ना, तो उत्तर आप लोग डालोगे, उत्तर 10 का खा डालोगे। अब इसमें हेडिंग क्या डालोगे, मेंडल द्वारा प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण। हेडिंग क्या डालोगे, मेंडल द्वारा प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। मेंडल द्वारा प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग किया, बिल्कुल सही बात है। मेंडल ने 7 वर्षीय पौधों पर, मतलब जो वो होता था ना, मेंडल जो मटर का पौधा लिया ना, तो मटर का जो पौधा था वो 1 वर्षीय पौधा का प्रयोग उन्होंने कर दिया था। 1 वर्षीय पौधे का मतलब होता है जो एक ही साल में उस पौधे का उत्पन्न कर सकते हैं हम लोग। यानी मेंडल ने क्या किया था, 2 विपरीत लक्षण वाले पौधे लिए थे, ठीक। 2 विपरीत लक्षण वाले पौधे लिए। विपरीत लक्षण का मतलब होता है एक पौधा लंबा, एक पौधा बौना। जब मेंडल ने इसका संकरण कराया तो उससे लंबे पौधे उत्पन्न हुए, बौने पौधे उत्पन्न हुए। इसमें से प्रभावी अप्रभावी लक्षण कौन कौन से थे, तो ध्यान देना। अगर 2 लंबे पौधे उत्पन्न हो रहे, अब बौने पौधे उत्पन्न हो रहे, तो लंबे पौधे जो थे वो क्या था, वो था प्रभावी। जो बौने पौधे थे वो अप्रभावी। कहने का अर्थ फिर से बात समझिए, प्रभावी लक्षण उसे कहते हैं जिसमें दोनों लक्षण हो, समयुग्मजी भी हो, विषमयुग्मजी भी हो। मतलब समयुग्मजी का मतलब क्या हो गया, समयुग्मजी का मतलब हो गया, जैसे आपको उदाहरण के तौर पर समझाते हैं कि कैपिटल टी और कैपिटल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये लक्षण थे प्रभावी, क्योंकि ये समयुग्मजी है और ये विषमयुग्मजी है। ये लंबे बोने, लेकिन इसको हम लोग लंबा ही कहेंगे, इसको भी हम लोग लंबा ही कहेंगे, ठीक। अब जिसमें दोनों लक्षण दिखाई दिए, यानी दोनों लक्षण का मतलब होता है समयुग्मजी विषमयुग्मजी, उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। और जिसमें केवल समयुग्मजी लक्षण दिखाई दिए उसे उन्होंने कहा अप्रभावी लक्षण। जैसे केवल समयुग्मजी, जैसे मान लो कि ये कैपिटल स्मॉल टी है, तो ये हमारे पास क्या है, दोनों बराबर है तो समयुग्मजी है, इसे उन्होंने कहा अप्रभावी लक्षण। तो ये लक्षण F1 पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में हमें दिखाई पड़ता है, और ये लक्षण F2 पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में दिखाई देने लगता है, ठीक है। ये द्वितीय पीढ़ी में दिखाई देने लगता है। मतलब फिर से एक बार समझिए, मेंडल के अनुसार यदि पौधा में समयुग्मजी विषमयुग्मजी दोनों लक्षण हो तो प्रभावी, अगर केवल समयुग्मजी लक्षण हो तो अप्रभावी, ठीक। इसके बाद 10 का गा, जीवों के जनन की विखंडन तथा खंडन विधि को उदाहरण द्वारा समझाना है आपको। तो आप लोग क्या डालोगे, उत्तर 10 का गा डालोगे। हेडिंग क्या डालोगे, हेडिंग डालना है आपको उत्तर 10 का गा। अब इसमें आपको विखंडन भी हेडिंग डाल लेना है, और इसके बाद आपको खंडन भी हेडिंग डाल लेना है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में इतना ऐसे हेडिंग डालना। हेडिंग हमेशा कॉपी के बीच में डालोगे, ठीक। विखंडन किसे कहते हैं, विखंडन में क्या होता है कि जो जीव होते हैं, जीव अपने कोशिकाओं को क्या करते हैं, दो भागों में तोड़ देते हैं। यानी कोशिकाएं, जीवों की जो कोशिकाएं है वो 2 भागों में टूट जाती है। 2 भागों में टूटने के बाद उसी 2 भागों से नई संतान की उत्पत्ति होती है, उसे विखंडन कहते हैं। जीवों की कोशिकाएं 2 भागों में टूट जाती है, उससे नई संतान उत्पत्ति होती है, विखंडन कहते हैं। जैसे यूग्लिना, जीवाणु, ये सब क्या है, ये सब कोशिकाएं है ना, अपने शरीर को 2 भागों में तोड़ देते हैं और नई संतान उत्पत्ति करती है, इसे हम लोग कहते हैं विखंडन। इसमें क्या होता है, खंडन। विखंडन और खंडन, खंडन में क्या होता है कि जो पौधों के तंतु होते हैं ना, पौधों के तंतु
पौधों के तंतु टूटकर फिर वही सिस्टम दो भागों में टूट जाता है और नए पौधे का निर्माण होता है, उसे हम लोग खंडन कहते हैं। जीवों की कोशिकाएं अगर दो या दो से अधिक भागों में टूटकर नए जीव उत्पन्न करे तो उसे विखंडन। अब पौधे के जो पुष्प के तंतु होते हैं या पौधे के जो तंतु होते हैं वो टूटकर दो या दो से अधिक भागों में टूटकर नए पौधे का निर्माण करे तो उसे हम लोग कहते हैं खंडन। ठीक, ये जीव ये पौधा दोनों में हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का में हमसे ये कहा गया, स्थलीय पारितंत्र में पाए जाने वाले खाद्य जाल को उदाहरण सहित समझाइए। स्थलीय पारितंत्र में पाए जाने वाले खाद्य जाल, तो सबसे पहले आपको लिखना है हेडिंग उत्तर 10 यानी 11 का बोर्ड एग्जाम में उत्तर 11 का डाल लेना है और पारितंत्र के घटक आपको लिखना है। और कौन सा घटक है? जो घटक है वो स्थलीय है। स्थलीय का मतलब होता है जो मिट्टी पर रहने वाले हैं। इसका एग्जाम्पल आपको बता दें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए पहले घास, ये ले लिया घास को कौन ग्रहण करते हैं? बकरी या भेड़ बकरी को कौन ग्रहण करते हैं? मनुष्य को कौन ग्रहण करेंगे? शेर, जंगली जानवर। तो ये हो गए पारितंत्र के स्थलीय मतलब स्थलीय घटक, स्थल में रहने वाले जीव। तो जो घास है, घास स्थल में होती है, घास को कौन ग्रहण करते हैं? बकरी भी स्थलीय जंतु है, इसको कौन ग्रहण कर जाते हैं? मनुष्य। बहुत से मनुष्य होते हैं ना, जो कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिन्हें बकरा या बकरी वगैरह ग्रहण करते हैं। कुछ मनुष्य, हर एक के बारे में तो हम कह नहीं सकते, लेकिन कुछ मनुष्य जो होते हैं, अधिकतर हम शराबी के बारे में कह सकते हैं कि शराबी जो होते हैं ना वो अधिकतर बकरा बकरी सब ग्रहण कर जाते हैं। और मनुष्य को शेर, जैसे जंगल में हम लोग कहीं अगर भटक जाते हैं, जंगली शेर अगर आ जाए तो हो सकता है कि हमें मारकर हमारा मांस ग्रहण कर ले शेर। तो ये हो गए पारितंत्र के घटक, स्थलीय घटक। घास को बकरी को मनुष्य को शेर खाते हैं। अगर इसका सिस्टम बिगड़ा तो पारितंत्र बिगड़ जाएगा। कैसे? अगर बकरी खत्म नहीं हुई तो बकरी खत्म कर देगी घास को, बकरी को खत्म कर देंगे मनुष्य को खत्म कर देंगे शेर। ऐसा का सिस्टम रहा, सबको होना जरूरी है। सब अगर नहीं होता है तो पारितंत्र की स्थिति बिगड़ जाएगी, इसलिए सबका होना भी जरूरी है। ये और ध्यान रखना। ठीक, इसके बाद इन्होंने कहा है नलिका विहीन ग्रंथियां क्या होती है? थायराइड ग्रंथि की संरचना, उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको 11 का अथवा, अगर ये नहीं करना है ना तो आप लोग ऐसे हेडिंग डालोगे, उत्तर आपको डालना है उत्तर 11 का भी डालना है और अथवा भी डालना है और हेडिंग डालना है नलिका विहीन ग्रंथि। अब नलिका विहीन ग्रंथि किसे कहते हैं? वह ग्रंथि जिसको स्राव करने के लिए नलिका होते ही नहीं है। वह ग्रंथि जिसमें स्राव करने के लिए नलिका होता ही नहीं है, नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं। जैसे प्यूटरी ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब पीयूष ग्रंथि। जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, इसमें नलिका नहीं होते हैं, जिसके कारण स्राव नहीं हो पाता है। ये डायरेक्ट रक्त से स्राव करते हैं। कौन? हमारे पास जो नलिका विहीन ग्रंथि किसे कहते हैं? वह ग्रंथि इसमें नलिका ही ना हो स्राव करने के लिए, इसलिए उसे नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। ठीक, थायराइड ग्रंथि की संरचना तो उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। अब दोस्तों सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पे थायराइड ग्रंथि का चित्र को देख लीजिए। यह है थायराइड ग्रंथि की संरचना। तो देख लिया चित्र दोस्तों आप लोगों ने। अब आगे इसमें यह भी कहा गया है थायराइड ग्रंथि की कार्यों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले दोस्तों को बता दें, थायराइड ग्रंथि जो है ना ये हमारे गले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि गले में यच आकार की ग्रंथि होती है, तितली आकार की ग्रंथि होती है और इसका भार लगभग 25 से 30 ग्राम होता है। और ये बड़ी ग्रंथि अधिक
स्तर मतलब स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक बड़ी होती है। आपको एक और बता दें कि थायराइड ग्रंथि जो है ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्रावण करती है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्रावण करती है जिससे कि आयोडीन का जो संश्लेषण है यही पूर्ति करती है कौन? थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि। अगर इसकी कमी हो जाए तो घेंगा रोग हो जाता है। ठीक, तो इसका कार्य क्या हो गया? थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्रावण करना। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्रावण नहीं करती है तो फिर हमारे पास कौन सा रोग हो जाएगा? घेंगा रोग हो जाएगा, गला फूलकर मोटा हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का 11 का खा, ओजोन परत क्या होती है तथा यह प्रकृति में किस प्रकार अपक्षयित होती है? ओजोन परत क्या होती है? दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले उत्तर तो हम लोग डालोगे 11 का खा, उत्तर 11 का खा डालोगे और हेडिंग क्या डालोगे? हेडिंग डालोगे ओजोन परत। आखिर ओजोन परत है क्या? वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है, डाइऑक्सीजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है ओजोन, जिसका फार्मूला होता है O3। ठीक, ओजोन जो है सूर्य से जो हानिकारक किरणें होती है, परावैंगनिक किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज, परावैंगनिक किरणें यानी यूवी किरणें जो होती है सूर्य से जो आती है, उस किरणों को ओजोन रोकती है। उस किरणों को इसलिए रोकती है कहीं वो किरणें सीधे पृथ्वी पर ना आ जाए। अगर पृथ्वी पर आता है, अगर वो किरणें पृथ्वी पर आ जाए तो फिर ये विनाश का कारण है। इसलिए ओजोन हमारी रक्षा करती है, ओजोन उस किरणों से। अब ठीक है, तो ये हो गया ओजोन के बारे में। अब ये प्रकृति में किस प्रकार से अपक्षयित हो रही है, किस प्रकार से नष्ट हो रही है? तो ओजोन जो है ना सबसे अधिक आपको बता दे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS गैस की वजह से ये सबसे ज्यादा नष्ट हो रही है ओजोन। खासकर ये गैस हमारे जो फ्रिज होते हैं ना, ये फ्रिज के कारण सबसे ज्यादा नष्ट हो रही है ओजोन परत। फ्रिज के कारण, हमारे जो घरों में फ्रिज होती है ना, ये फ्रिज ओजोन को नष्ट करने वाली कारक है ये। हालांकि इसके अलावा, फ्रिज के अलावा हमारे पास जो अधिकतर फैक्ट्रियां है, वाहन है और हम लोग पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, ये सब किस पर डिपेंड हो रहा है? ओजोन पर। ओजोन, ध्यान देना, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, वाहनों को चला रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो रही है, जो ओजोन पे जाकर ओजोन को छेद कर रहा है, ये सब गैसें। ठीक है, लेकिन आपको बता दें महाघातक फ्रिज है ओजोन को छेद करने में। अगर ओजोन छेद हो जाता, हालांकि आपको बता दें कि ओजोन छेद हो चुका है, हल्का फुल्का थोड़ी मात्रा में छेद हो चुका है। अभी जो हमारे देश में हालांकि एक महामारी चली थी, कोरोना वायरस महामारी में क्या हुआ था कि सरकार ने जो लॉकडाउन लगवाए थे, लॉकडाउन के कारण सभी लोग अपने घर घर में थे, यहाँ पर वाहन, फैक्ट्रियां सभी बंद थी, जिसके कारण ओजोन ने अपनी पूर्ति बहुत से कर ली है। क्योंकि यहाँ पर गैसों की मात्रा कम हो गई थी, फैक्ट्रियां बिल्कुल नहीं चली, गाड़ियां नहीं चली, जिसके कारण ओजोन ने अपने आप की पूर्ति, यानी जो छेद होता है थोड़ा बहुत, उसमें थोड़ा बहुत उसने अपनी पूर्ति कर ली है ओजोन ने। तो ये बड़ी खुशी की बात है। हालांकि फिर से आप लोग जो वनों की कटाई कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। ये ओजोन का सबसे बड़ा दुश्मन है, वनों की कटाई। फ्रिज ओजोन का दुश्मन है, क्योंकि ओजोन अगर छेद हो रही है तो इससे कारण हो रही है। अगर ओजोन छेद हो जाए तो उसकी सूर्य से परावैंगनिक किरणें हैं वो हमारे बॉडी पर आपतित होगी। अगर बॉडी पर आपतित होती है तो हमारे बॉडी में अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे हमारे बॉडी में स्किन कैंसर, त्वचा जैसे रोग, खुजली, ये सब बहुत सारे रोग जो होते हैं, ये ओजोन परत नहीं रोक पाती है किसको? अगर सूर्य की किरणों को। तो वो जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, परावैंगनिक किरणें हैं, अगर हमारे शरीर पर पड़ती है तो पड़ने के बाद हमें त्वचा कैंसर होने का भय रहता है। इसके बाद 11 का खा का अथवा समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण द्वारा समझाइए। अब समजात अंग किसे कहते हैं? वो है अंग जो जाति में, तो मतलब जो जात में, यानी जात का मतलब क्या? सम का मतलब बराबर, और जात का मतलब होता है बनावट। अगर उसकी उत्पत्ति एक जैसी है और काम अलग अलग है तो समजात अंग। जैसे घोड़े की अगली पैर तो मनुष्य की अगले हाथ, ठीक, और घोड़े के अगली पैर किसका काम करता है? दौड़ने का। मनुष्य का अगली हाथ किसको काम करता है? पकड़ने का। तो दोनों ही देखो बनावट जो है एक जैसी है ना, लेकिन इसके काम अलग अलग है। अगर बनावट एक जैसी है, काम अलग अलग है तो समजात अंग कहते हैं। समरूप अंग, जिसका रूप मतलब सम माने बराबर और रूप माने क्या होता है? ध्यान देना कि जिसके बनावट तो अलग अलग हो लेकिन रूप मतलब काम एक जैसा हो।
जिसका बनावट अलग अलग हो, काम एक जैसा हो। जैसे कीट, फिर चिड़िया, इनके पंख जो है ना, इसकी बनावट अलग अलग है। कीट की बहुत पतली पंख होती है, और चिड़ियों के कुछ भारी, बहुत सारे उसमें रुए वगैरह नहीं होते हैं। ये दोनों का काम क्या है? उड़ने का। दोनों काम क्या है? उड़ने का, लेकिन इसकी बनावट अलग अलग है, काम एक जैसा है, इसलिए समरूपक। जिसमें बनावट एक जैसी हो, काम अलग अलग हो, समजात। बनावट अलग अलग हो, काम एक हो, समरूप। ठीक। इसके बाद मेंडल के नियमों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। मेंडल के नियमों की, मेंडल ने कितने नियम दिए थे? आपको बता दें, सबसे पहले मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम दिया। मेंडल ने किसने नियम दिया? आनुवंशिकता का नियम दिया। मटर के पौधे पर प्रयोग किया। मटर के पौधे पर प्रयोग करके आनुवंशिकता के नियम में 3 नियम दिए उन्होंने। सबसे पहला नियम क्या दिया उन्होंने? प्रभाविता का नियम। किसका नियम दिया? प्रभाविता का नियम। दूसरा किसका नियम दिया? दूसरा नियम दिया पृथक्करण का नियम। तीसरा क्या दिया? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। प्रभाविता का नियम उन्होंने ये कहा है कि जब मटर के विपरीत लक्षण वाले पौधे का प्रयोग कराया, विपरीत लक्षण वाले पौधों का प्रयोग कराया, जिसमें से एक, यानी उसमें से उन्होंने जो लक्षण प्रभावित है, उन्होंने प्रभावी लक्षण कहा, और जो लक्षण अप्रभावित है उन्हें अप्रभावी लक्षण कहा। मतलब जो समयोगभुजी और विषमयोगभुजी दोनों लक्षण प्रदर्शित कर रहे थे उन्होंने प्रभावी कहा, और जो केवल समयोगभुजी लक्षण प्रदर्शित कर रहे थे उन्हें उन्होंने अप्रभावी लक्षण कहा। तो ये हो गया मेंडल का प्रभाविता का नियम। मेंडल के प्रभाविता के नियम में प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण दोनों होते हैं। ठीक है। इसके बाद अप्रभावी अप्रभावी, अभी हमने कहा था किस प्रकार से आपको देखना है कि कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी हो तो प्रभावी लक्षण, और स्मॉल टी हो तो ये अप्रभावी लक्षण। किसके अनुसार? मेंडल के अनुसार। ठीक। इसके बाद उन्होंने पृथक्करण का नियम दिया। किसका नियम दिया? पृथक्करण। पृथक्करण में क्या होते हैं कि जो मनुष्य के शरीर में जो जीन होते हैं ना, मनुष्य के शरीर में जो जीन होते हैं वो पैतृक मतलब जनक से जो अलग होकर, समझना पहले, जो पुत्र में ट्रांसफर होते हैं, पुत्र पौधे की बात हो रही है ना, ट्रांसफर होते हैं तो बिना किसी का संयोग करके ही ट्रांसफर हो जाते हैं स्वतंत्र पूर्वक। इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन 12 का था, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। इसको तो आपने 2020 के सेट दूसरा यानी एनके में आपने पढ़ लिया है, तो इसमें बताने की हमें जरूरत है भी नहीं। फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप लोग सेट 2020 के सेट दूसरे में एनके में जाकर आराम से देख सकते हो। ठीक। अब दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने बायोलॉजी का संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।